हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? तो यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम को लेके हमारी एमसीक्यूज वाली जो सीरीज चल रही है उसी में आज हम नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई? भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कौन सी 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में दिया गया है? सबसे पहले तो आप यही याद रखेंगे कि कौन सी अनुसूची में भाषाओं के बारे में दिया गया है। तो 8वीं अनुसूची में क्वेश्चन में पूछा गया है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई है? तो सबसे पहले कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को। सिंधी भाषा को 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। आप ये नाम याद रखेंगे, नमक, इससे आपको तीनों भाषाएं याद रहेगी। नेपाली, मैं से मणिपुरी, उसके बाद कैसे आपका हो जाएगा कोंकणी। तो इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। तो ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। क्वेश्चन में पूछा गया 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा को नहीं जोड़ा गया था? तो मणिपुरी को नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, न कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और चौथी भाषा कौन सी थी? डोगरी। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहले 21वें संविधान संशोधन के द्वारा आप सिंधी नमक नाम याद रखेंगे, तो 21वें के द्वारा हो जाएगा सिंधी भाषा, 71वें के द्वारा नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। बाकी जो 4 बच जाते हैं, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मणिपुरी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेम्पल 360 पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? टेम्पल 360 पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, या ऑप्शन डी गृह मंत्रालय के द्वारा। टेम्पल 360 पोर्टल, इसका उद्देश्य है भारत के मंदिरों को ऑनलाइन दिखाना। भारत के मंदिरों को ऑनलाइन दिखाना, इसके लिए टेम्पल 360 पोर्टल को लॉन्च किया गया था। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा टेम्पल 360 पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है भारत के मंदिरों को ऑनलाइन दिखाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन बी है 22 मई को, ऑप्शन सी है 18 अप्रैल को, या ऑप्शन डी 22 मार्च को। विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत स्थल कितने हैं भारत में? विश्व विरासत स्थल तो ये हो जाएंगे आपके 40, जिसमें से 32 सांस्कृतिक हैं। 32 स्थल किस तरह के हैं? सांस्कृतिक स्थल हैं। 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित स्थल है। कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। मिश्रित स्थल कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा आपका मिश्रित स्थल हो जाएगा। और 40वां विश्व विरासत धरोहर स्थल कौन सा है? 40वां आपका हो जाएगा धोलावीरा। ये एक हड़प्पाई स्थल है। कहाँ पे है? गुजरात में। हड़प्पा काल से संबंधित है धोलावीरा। कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में। विश्व विरासत स्थल
टोटल कितने हैं? 40 है, 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, 1 आपका मिश्रित है कंचनजंगा, और 40वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है? 40वां विश्व विरासत स्थल हो जाएगा धोलावीरा, और ये कहाँ पे है? गुजरात में है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। 22 मार्च को कौन सा? जल दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, और 18 अप्रैल इसका आंसर हो जाएगा विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल भारत में 40 है, 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, 1 मिश्रित है कंचनजंगा, और 40वां धोलावीरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं करता है? ऑप्शन देख लीजिए, राष्ट्रपति का, ऑप्शन बी है सांसद का, ऑप्शन सी है विधायक का, या ऑप्शन डी मेयर का। तो इनमें से किसका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, इन सब का चुनाव किया जाता है, लेकिन मेयर और पंचायतों के चुनाव ये किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय निर्वाचन आयोग किसके चुनाव करवाती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, इन सब के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के, जबकि मेयर और पंचायतों से, नगर पालिका और पंचायतों से संबंधित जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो इसका सही आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस बार वन स्थिति रिपोर्ट जो आई है तो उसमें वनों की वृद्धि करने में, वनों की वृद्धि करने में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। राज्य आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा? वो भी आपका आंध्र प्रदेश। और इसका शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। और इस बार वन स्थिति रिपोर्ट जो आई है उसमें वनों की वृद्धि करने वाला प्रथम राज्य भी आपका आंध्र प्रदेश है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कुचिपुड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आरोहण 20 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? आरोहण 20 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है जयपुर में, ऑप्शन बी है शिमला में, ऑप्शन सी है दिल्ली में, या ऑप्शन डी हैदराबाद में। किसके द्वारा किया गया था? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया था आरोहण 20 का आयोजन। और कहां पे किया गया था? शिमला में। कहां पे किया गया था? शिमला में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल कहा जाता है? भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय, ऑप्शन बी है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, ऑप्शन सी है प्रश्नकाल के पहले का समय, ऑप्शन डी है संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय। तो प्रश्नकाल का समय कौन सा शून्यकाल का समय कौन सा होता है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का, यानी 12 से 1 बजे तक का जो समय है, 12 से 1 बजे तक वाला समय।
कौन सा समय कहलाएगा? शून्यकाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय यानी 12 से 1 बजे तक का जो समय क्या कहलाता है? शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, राज्य जो मानवाधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन उन्हें किसके द्वारा हटाया जा सकता है? नियुक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन हटाया किसके द्वारा जाता है? केवल राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो राज्यपाल करता है इसे किसके द्वारा हटाया जाता है? इन्हें वैसे ही हटाया जाता है जिन्हें केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है। और किसके द्वारा? केवल राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि किसी विधानसभा सदस्य पर 10वीं अनुसूची के तहत, 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। इसके तहत दल बदल के आधार पर निर्भरता का मामला उठे तो कौन फैसला लेगा? राज्यपाल, ऑप्शन बी है विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी विधान परिषद सभापति। पहले तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि यदि किसी विधानसभा, लोकसभा नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया? विधानसभा, यानी राज्यों से संबंधित है। अगर विधानसभा में उठ रहा है ये मामला तो इसका फैसला कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। अगर ये मामला विधानसभा में उठता है, अगर यही मामला लोकसभा में उठता है तो किसके द्वारा लिया जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी है 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। पहले इनका कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष। कितना होता था? 5 वर्ष। लेकिन 2019 का जो अधिनियम आया था, मानवाधिकार संरक्षण प्रस्ताव आया था 2019 का, उसमें क्या कर दिया गया? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र पूरी होने तक। या तो इनको कार्यकाल इनका 3 वर्ष हो चुका है तो इनको पद से हटा दिया जाएगा, या फिर इनकी आयु 70 वर्ष से अधिक हो चुकी है, 70 वर्ष पूरी हो चुकी है तो इनका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा। 2019 के मानवाधिकार संरक्षण प्रस्ताव जो लाया गया, इनके बाद पुनर्नियुक्ति के लिए, माने पहले इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती थी, लेकिन 2019 वाले प्रस्ताव के बाद इनकी पुनर्नियुक्ति जो है हो सकती है, पुनर्नियुक्ति इनकी हो सकती है। और इनका कार्यकाल कितना हो गया है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जो भी बच्चे किसी भी एग्जाम की 2023 में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी क्लासेज आप तक पहुंचती रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।